हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आपके लिए लाए हैं आज वन लाइनर का वीडियो, जिससे आपका टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम फास्ट रिवीजन करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में कल कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे से छूट ना पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में कौन से 3 अवस्थाएं बताई थी, तो पता होना चाहिए आपको कि पूर्व परंपरागत, और अब सेकंड है परंपरागत, और थर्ड है उत्तर परंपरागत स्तर। तो यहाँ पे आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस बन गए कि लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और उनके सिद्धांत में 3 अवस्थाएं थी। वो अवस्थाएं थी पूर्व परंपरागत अवस्था, और परंपरागत अवस्था, और उत्तर परंपरागत अवस्था। तो यहाँ पे ये भी बन सकता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो वो कोलबर्ग का है। तो आपको दोनों से वाइस वर्सा पढ़ना है। तो ये था आपका पहला आपका वन लाइनर। सेकंड है आपका कोलर से। तो सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन कोलर महोदय ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, अपितु अचानक आई सूझ में होता है। तो सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए उस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हमारे कोलर हैं। तो इन्होंने एक प्रयोग किस पे किया था, इन्होंने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो ये था कोलर के बारे में। कोलर से 2 आपके क्वेश्चन तैयार हो गए कि कोलर के सिद्धांत का क्या नाम था, सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। कभी कभी वन मानुष लिख किया जाता है, तो याद रखिएगा वन मानुष आए या फिर सुल्तान आए या चिंपैंजी आए, तो उस पर प्रयोग कोहलर ने किया था। ये था आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड है आपका मांटेसरी पद्धति में कहानी को महत्व दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मांटेसरी जो पद्धति है हमारे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट होती है, जैसे किंडरगार्टन होता है, तो उनमें किस चीज कौन सी कहानियों पर सबसे ज्यादा महत्व दिया है, तो याद रखिएगा कि उन्होंने परियों की कहानी पे सबसे ज्यादा महत्व दिया है। 4 पॉइंट है हमारा, लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। यह ग्रंथि मातृ प्रेम भाव को विकसित करती है। यही कारण है कि लड़के अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो सन है वो मॉम की तरफ है और जो डॉटर है वो अपनी डैड की तरफ है। तो लड़कों में एक जो ग्रंथि पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि लड़कों में ऐसी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जो मातृ प्रेम की तरफ भाव रखती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ओडिपस ग्रंथि होती है वो लड़कों में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथि होती है जो लड़कियों में पाई जाती है, तो लड़कियों की याद रखिएगा उनकी जो ग्रंथि होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रा, और लड़कों की ग्रंथि को कहते हैं ओडिपस। तो दोनों को याद रखिएगा क्योंकि आपसे लड़के का भी पूछ सकते हैं और लड़की का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 5। एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो 9 पाउंड होता है, या से 3 से 4 किलोग्राम होता है। कहीं कहीं पे 7 पाउंड भी दिया होता है। अगर आपको ऑप्शन में 9 पाउंड नहीं मिलता है तो आप 7 पाउंड भी लगा सकते हैं, और जब किलोग्राम में भार पूछेगा तो आपका जाएगा 3 से 4 किलोग्राम में। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व से रिलेटेड यानी कि पर्सनालिटी से क्वेश्चन आता है कि हमारे 16 पीएफ यानी 16 पर्सनल फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन बन जाता है कि 16 पीएफ जो होता है वो किसके मापन के लिए प्रयोग होता है, बुद्धि के लिए कि व्यक्तित्व के लिए, या ऐसे ही 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 पीएफ हमारा व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग होता है। और इसके प्रतिपादन कौन थे इस परीक्षण के, तो इस परीक्षण का निर्माण आरवी कैटल ने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि 16 पीएफ का जो हमारा प्रतिपादन यानी कि परीक्षण किया था वो कैटल ने किया था, और इसका प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इसका निर्माण सीएम भाटिया ने 1965 में किया था। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि के परीक्षण में किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके जनक कौन है, कि इस परीक्षण का निर्माण किसने किया है, तो जिस जिस नाम पे प्रयोग पड़ा था उन्होंने ही उसके जनक माने जाते हैं। तो यह नाम है इनका सीएम भाटिया। तो याद रखिएगा भाटिया ने भाटिया बैटरी का प्रयोग किया था बुद्धि के परीक्षण के लिए, और इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या फिर क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट तैयार हो जाते हैं एक लाइन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। अवस्था का अंतिम चरण जो होती है, अवस्था का जो अंतिम चरण है 3 से 6
वर्ष जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्व बाल्यावस्था में क्या अंतर होता है, तो बाल्यावस्था हमारी जो अवस्था होती है वो हमारी 6 से 12 होती है, लेकिन हमारी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो कहीं न कहीं हमारी बाल्यावस्था के पहले यानी हमारी शैशवावस्था आती है। तो आपको पता है कि हमारी 0 से 6 की जो हमारी उम्र होती है, 0 से 5 जो होती है, वो हमारी शैशवावस्था से होती है, लेकिन हमारी अगर 3 से 6 ही हमारी अगर शैशवावस्था में देखा जाए, तो उसको हम पूर्व बाल्यावस्था का भी नाम दे सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन-सी पूर्व बाल्यावस्था की हमारी विशेषता नहीं है, इस तरह से प्रश्न बनता है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बाल्यावस्था की कंडीशन लगा के आ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था बोला जाए, तो हमारी 3 से लेकर 6 वर्ष की उम्र हो जाती है, इसलिए हमारा जो शैशवावस्था होता है, उसका जो अंतिम चरण वर्ष होते हैं 3 से 6, उसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। और इस जो उम्र के बच्चे होते हैं, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि वह स्वयं स्व-केंद्रित होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके 3 पॉइंट तैयार हो गए। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, बुनियादी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बुनियादी शिक्षा का जनक कहा जाता है महात्मा गांधी को। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तकला को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित किया गया, यानी कि व्यावसायिक से जोड़कर बच्चे जब खुद से करके चीज़ों को करेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। इसलिए जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी हैं। और इन्होंने किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया बुनियादी शिक्षा में, तो इन्होंने फोकस किया है हस्तकला को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपका 10 पॉइंट, विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली अमनोवैज्ञानिक प्रणाली ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि के आविष्कार आर्मस्ट्रांग हैं और ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि ह्यूरिस्टिक विधि, आपके 2018 का जो सुपर टेट का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, तो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक थे वो आर्मस्ट्रांग थे। और ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि और अन्वेषण विधि को यानी कि खोज विधि भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम से आप याद रखिएगा कि ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि या खोज विधि, इन तीनों में से अगर किसी की भी जनक पूछ लें तो वो हमारा एक ही होता है, वो आर्मस्ट्रांग है। तो यहाँ पे हमारा 10 पॉइंट क्लियर हो गया। 11 है हमारा, परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय एवं माता पिता को प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। तो पूछा जाए आपसे कि बच्चे का प्राथमिक विद्यालय क्या है या प्रथम विद्यालय कौन सा होता है, तो उसका परिवार होता है। और उसके प्रथम शिक्षक कौन होते हैं, तो उसके माता पिता हो जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, परंतु यह एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। इस ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। अगर आपसे पूछा जाए अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, तो अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो घर में बच्चों को दी जाती है, और औपचारिक शिक्षा वह होती है जो एक बिल्कुल परफेक्शन के साथ किसी चारदीवारी के अंदर बच्चों को कक्षा में बैठा के पढ़ाया जाता है, वह हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा जो घर पे दी जाती वह कहलाती। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो प्रथम शिक्षक होगा वो माता पिता होगा, प्रथम विद्यालय हमारा घर होगा, और यह एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा है। और इस ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट आपका 12 है, दिवा स्वपन, गिजू भाई बधेका द्वारा रचित पुस्तक है। गिजू भाई का उपनाम बाल गांधी। तो आपका अगर पूछ लिया जाए दिवा जो स्वपन है वह किसकी बुक है, तो याद रखिएगा गिजू भाई बधेका की होती है। शिक्षक को द्विध्रुवीय एडम्स ने कहा है, इन्होंने शिक्षा को दो ध्रुवीय यानी कि शिक्षार्थी और शिक्षक को माना है। अगर पूछा जाए कि दो ध्रुवीय या द्विध्रुवीय किसने कहा है शिक्षा को, तो एडम्स याद रखिएगा, क्योंकि एडम्स ने उन्होंने शिक्षार्थी और शिक्षक को ही माना है कि वो दो चीज़ों पे हमारी पूरी शिक्षा डिपेंड रहती है, इसलिए दो ध्रुवीय पूछे जाए तो एडम्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 14 पॉइंट है, अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, लेकिन यह एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। तो आपसे पूछा जाए कि क्षेत्र हमारा संबंधी सिद्धांत किसने दिया गया है, तो आपका अधिगम क्षेत्र सिद्धांत दिया है कर्ट लेविन ने, और ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा कि अधिगम क्षेत्र सिद्धांत, तो याद रखिएगा कर्ट लेविन। नेक्स्ट है आपका पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि हमारी मुख्य ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि है। या फिर आपसे अपोजिट पूछ ले कि मास्टर ग्रंथि कौन सी, तो पीयूष ग्रंथि होती। यही ग्रंथि हमारे चीज़ों को नियंत्रित और निर्देश देती कि कैसे किसी को कार्य करना है शरीर में, या फिर यहीं से हमारा मैसेज जाता है बॉडी को। तो याद रखिएगा, अगर अधिकारी मुख्य या मास्टर ग्रंथि
ग्रंथि पूछा जाए तो आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका 16, आपका अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया है और स्पीयरमैन के अनुसार वृद्धि की संरचना दो तत्वों से मिलकर बनी है, एक समान योग्यता कारक या विशिष्ट कारक। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए द्वितत्व कारक किसने दिया है, तो द्वितत्व कारक हमारे स्पीयरमैन ने दिया है और इन्होंने द्वितत्व में बताया एक जी कारक होता है, एक एस कारक, यानी कि हमारा जनरल कारक और एक स्पेशल कारक जिसे हम समान कारक कहते हैं और विशिष्ट कारक कहते हैं। तो यहाँ पे आपने पहले पढ़ा था दो ध्रुवीय किसने कहा, तो दो ध्रुवीय एडम्स ने कहा है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, और ये द्वितत्व कारक है तो द्वितत्व कारक हमारे स्पीयरमैन ने दिया है। अगर आपसे पूछा जाए एक तत्व कारक किसने दिया है, तो याद रखिएगा बिने ने दिया है। अगर त्रिआयामी सिद्धांत पूछा जाए तो गिलफोर्ड ने दिया है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है बुद्धि से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका बनता है 17 पॉइंट, 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे पाठशाला त्यागी ना करें। तो यानी कि हमारा जो आरटीए 2010 का जो मेन मोटिव था कि शिक्षा को दंड मुक्त किया जाए ताकि बच्चे डर की वजह से विद्यालय को छोड़कर ना जाए, उनके नामांकन में वृद्धि हो, इसलिए हमारा 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार आया था। तो पूछ लिया जाए कि आपका राइट टू एजुकेशन 2010 कब आया, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट है आपका दंड से रिलेटेड, दंड के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा दंड के 6 प्रकार हैं। पहला शारीरिक दंड, दूसरा मानसिक श्रम का दंड या आर्थिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड, सामाजिक दंड और वैधानिक दंड। तो याद रखिएगा दंड के कितने प्रकार है, वह 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 19 है, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा की संकल्पना अस्लो के द्वारा दी जाती है। मैं सॉरी, यहाँ पे अस्लो नहीं है, मैस्लो लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत मेंशन हो गया, तो यहाँ पे मैस्लो कर लीजिएगा। तो फिर से पढ़ेंगे, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा की संकल्पना मैस्लो के द्वारा दी गई है। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होता है। तो आपके पूछा जाए कि मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा हमारे मैस्लो ने दिया है मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने बताया है कि प्रेरणा ऐसी चीज है जो बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न करती है कि किसी कार्य को करने के लिए, इसलिए आवश्यकता की मांग होती है या फिर हमारी पूर्ति की मांग होती है। तो याद रखिएगा मैस्लो को। नेक्स्ट आपका 20 है, कौशल सीखने का प्रथम चरण अनुकरण होता है। अनुकरण द्वारा बालक किसी कार्य का करने का प्रयत्न करता है तथा उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्याओं को समझने का प्रयास भी करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौशल सीखने का सबसे प्रथम चरण क्या होता है, तो बच्चे आपको पता होगा कि जब हम शिशुअवस्था की उम्र में होते हैं, 0 से 5 वर्ष की उम्र में, तो वहाँ पे हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं, तो दूसरे की कॉपी करके यानी कि अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो हमारे सीखने का जो पहला चरण हो जाएगा वो अनुकरण हो जाएगा, और अनुकरण के द्वारा बालक किसी कार्य को करने की बार बार कोशिश करते हैं और उस कोशिश के बाद उसमें उत्पन्न जो प्रॉब्लम आती हैं उनको समझने का भी प्रयास करते हैं कि मैंने क्या गलती की है, उसको किस प्रकार करना था, सामने वाले ने ऐसे किया था लेकिन मैंने कुछ गलत कर दिया, तो चीज़ों को समझने में भी उनको मदद मिलती है। तो याद रखिएगा आपका 20 पॉइंट। नेक्स्ट है आपका 21 पॉइंट, अभिप्रेरणा की प्रमुख 4 प्रविधियां हैं। पहला, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, सफलता व असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग। अब पूछा जाए अभिप्रेरणा क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए अभिप्रेरणा वह चीज होती है तो आपको आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से आपको प्रेरणा मिलती है, यानी कि आपको अंदर से भी प्रेरणा होती है और बाहर के लोगों से भी प्रेरणा दी जाती है, तो वही हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा के 4 प्रविधियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 22 है कि प्रेरणा के 3 स्रोत होते हैं। तो प्रेरणा सबसे पहले पता होना चाहिए क्या है, तो प्रेरणा हमारी जो आंतरिक हमारा मोटिवेशन होता है उसी को प्रेरणा कहते हैं, और इसके 3 स्रोत होते हैं, यानी कि आवश्यकता, चालक, उद्दीपन। जब किसी चीज़ की हमें भूख होगी, इच्छा होगी, तभी हमारी चीज़ें होंगी, इसलिए 3 आवश्यकताएं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 23 हमारा, समाज सुधार में सबसे अधिक योगदान शिक्षकों का होता है। इसे राष्ट्र निर्माता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके पास सभी आयु वर्ग के छात्र अध्ययन के लिए आते हैं, जिनकी सहायता में वह समाज को नई दिशा प्रदान करता है। तो हमारे समाज सुधारक में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, वह हमारे शिक्षक का होता है, क्योंकि शिक्षक ही है जिसके पास सभी उम्र के बच्चे कुछ ना कुछ सीखने की उम्मीद से आते हैं कि वो हमें जो समाज में जो हमें ज्ञान देंगे, जो हमें दिशा दिखाएंगे, वो दिशा को हमें पॉजिटिव दिशा दिखाएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे। इसलिए हमारा पूछा जाए कि आपका जो समाज सुधारक में या फिर हमारे समाज को नई दिशा देने में किसका हाथ है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा हाथ हमारा शिक्षक का है। नेक्स्ट आपका 24 हो जाएगा,
कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र सो रहा है तो उसके सोने का कारण जानकर समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपके पेडागोजी से क्वेश्चन बनता है कि अगर बच्चा कोई देर से आ रहा है स्कूल या किसी कारण वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा है या दत्त कार्य नहीं कर रहा है या क्लास में सो जा रहा है तो उसे क्या डांटेंगे, मारेंगे, दंड देंगे या उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। यहाँ पे आपको पेडागोजी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें पॉजिटिव आंसर देना है और सबसे ज़्यादा बच्चे को हमको कभी गलत नहीं बोलना है, उसके लिए हमें अच्छा सोचना है। इसलिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम बच्चे से रिलेटेड आए तो उसको हम उसका निदान करेंगे कि उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्यों बच्चा देर से आ रहा है, क्यों सो रहा है और उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम होगी उसका समाधान करेंगे यानी कि उपचार करेंगे। तो निदानात्मक और उपचारात्मक याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 25 है, बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? बुद्धिमत्ता का जनक गाल्टन को कहा जाता है। इन्होंने बुद्धिमत्ता जनजात क्षमता का सिद्धांत बताया है। तो याद रखिएगा बुद्धिमत्ता का जनक कौन है? वो गाल्टन है हमारे। नेक्स्ट हमारा 26 पॉइंट है, 120 या इससे अधिक आईक्यू वाले बालक को टरमन की बुद्धि लब्धि तालिका अनुसार प्रखर बुद्धि की श्रेणी में रखा गया है। अगर आपकी बुद्धि लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो किसने दिया है ये सूत्र? ये सूत्र दिया है टरमन ने। अगर आपसे बुद्धि लब्धि पूछ ली जाए कि इसमें 100 का गुणा नहीं किया यानी कि मानसिक बुद्धि अपॉन वास्तविक बुद्धि किसने दिया था? तो याद रखिएगा स्टर्न ने दिया था और इसी हमारे फॉर्मूले में 100 से गुणा जो किया था, जो सूत्र बना दिया था मापन में, वो टरमन ने दिया था और उनकी जो श्रेणी थी, उनका जो चार्ट था, उसमें अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 या उससे अधिक आती है तो उन्होंने उसका प्रखर बुद्धि के नाम से बताया है कि वो बच्चा प्रखर बुद्धि का है। नेक्स्ट आपका 27 है, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की स्थापना 16 जनवरी 1980 में हुई थी। याद याद रखिएगा राष्ट्रीय साक्षरता यानी कि लिटरेसी जो अभियान था वो हमारा 16 जनवरी 1980 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा 28, डाल्टन विधि के प्रवर्तक हेलन पास्ट हैं। इस पद्धति में बालकों की उनकी क्षमताओं के आधार पर बांट दिया जाता है एवं बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे कोई असाइनमेंट होता है तो असाइनमेंट होता है कि आपको कुछ समय दे दिया जाता है कि आपको 2 हफ्ते के अंदर देना है। लेकिन डाल्टन विधि में क्या होता है, आपके ऊपर कोई रोक नहीं, कोई बंधन नहीं, आपको कोई समय सारणी नहीं, लेकिन आपको आपके जो क्षमता होती है उसके आधार पे बांट दिया जाता है और कार्य करने को दिया जाता है। तो डाल्टन विधि के अगर प्रवर्तक पूछे तो आपसे यही क्वेश्चन बनता है खाली डाल्टन विधि से कि इसके प्रवर्तक यानी कि इसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा हेलन फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका 29 है, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो याद रखिएगा अगर व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी से पूछा जाए तो इसका हमारा जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो पर्सोना शब्द से हुई थी और ये कैसा शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। और लास्ट हमारा आज का पर्सोना शब्द का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा अगर पर्सोना शब्द का अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है बाहरी नकाब, वेशभूषा या फिर मुखौटा। तो यहाँ पे आपके पर्सनालिटी से 2 क्वेश्चन हो गए कि उसकी उत्पत्ति पर्सोना से हुई थी, वह लैटिन भाषा का था और इसका अर्थ होता है मुखौटा यानी कि बाहरी नकाब। तो ये थे हमारे वन लाइनर जो हमने कुछ ही मिनट्स में कवर कर लिए। आपका रिवीजन भी हो गया होगा। अगर आपको इस तरह का रिवीजन अच्छा लग रहा हो तो आज हम ऐसे 2 या 3 वीडियो और कर लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।